हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक बिजनेस कंसर्न में ह्यूमन जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ह्यूमन के बिना कुछ भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। हर एक बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे ही। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है कि बिना ह्यूमन बीइंग के ये सारी जो एसेट्स है वो यूजलेस है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ह्यूमन के बारे में कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट किसी भी बिजनेस कंसर्न में है वो है ह्यूमन। जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज, जैसे अदर रिसोर्सेज होते हैं ऐसे ही ह्यूमन भी एक एसेट है, एक रिसोर्स है। एक संस्था के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन एक रिसोर्स है, मैंने आपको बताया। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूबल रिसोर्सेस। ह्यूमन को एक वैल्यूबल रिसोर्सेस माना जाता है एक बिजनेस कंसर्न के अंदर, बिकॉज किसी बिजनेस कंसर्न का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है उनके कैपेबल पर्सन पे, कि संस्था के अंदर कितने कैपेबल पर्सन है, कितने एक्सपर्ट है जो कि उसके अंदर काम करते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है। एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड एट्सेट्रा। जनरली ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है किसकी? ह्यूमन रिसोर्सेस की, बाय विच, जिससे कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट जो है किसी भी बिजनेस कंसर्न में इजीली आइडेंटिफाई की जा सके। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स को और भी डिफाइन किया गया है। काफ़ी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है। इससे प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, एंड मेजरिंग यानी उसको माप तोल करना, डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेस एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी। जो भी पार्टी इंटरेस्टेड होती है उनको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा स्टेपन जो है उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी ह्यूमन अकाउंटिंग की। उन्होंने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? एक मैनेजमेंट है एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके अंदर इनपुट्स जैसे कि रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट्स। इसके अलावा बहुत सारी डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग संबंधित, यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। मैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में मेनली जो है जो पंचिंग लाइन होती है किसी भी टॉपिक की, यानी जो टॉपिक आप एक पंच मारता है रीडर को, पढ़ने वाले को, जो उसको स्टडी करता है, वो टॉपिक बोलता है कि देखो कोई भी चीज़ मुझे पढ़ रहे हो ना आप, तो मेरी जान को देखो आप कि जान किस में है। तो इसलिए मैं समझाने की पर्पज़ बता रहा हूँ। किसी भी टॉपिक की पंचिंग लाइन आपको पकड़ में आ गई तो आप इजीली उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एचआरए की? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के एचआरए क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सबसे पहले टू डिटरमाइन कॉस्ट। कॉस्ट को डिटरमाइन करना। किसकी कॉस्ट? रिक्रूटमेंट से संबंधित, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को डिटरमाइन करना। कॉस्ट किससे संबंधित हो सकती है? रिक्रूटमेंट जो होता है किसी बिजनेस कंसर्न के अंदर, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारी कॉस्ट होती है एक बिजनेस कंसर्न के लिए। तो ये ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट को डिटरमाइन करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद टू एवेल्यूट, टू इनेबल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को इनेबल करना, यानी उनको एक तरह से उस योग्य बनाना कि जिससे वो मॉनिटर कर सके, एसेस कर सके एफिशिएंसी को, ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को ईजिली वो मॉनिटर और एसेस कर सके।
उसके बाद टू असिस्ट इन डेवलपिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एक अच्छी इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो सके उसको डेवलप करना, उसमें मदद करना, ये उद्देश्य है एचआरए। उसके बाद टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्सेस इंफॉर्मेशंस, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को, जिससे कि इन्वेस्टर्स जो है वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। किसी भी बिजनेस कंसर्न में देखो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो ये एक की पर्सन्स होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वो किसी भी संस्था को ऊपर लेके जाते हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान होता है उनको किसी भी एंटरप्राइज को ऊपर लेके जाने में, उसको अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। टू एवेल्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स है एवेल्यूट करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उन पे क्या रिटर्न है उनको एवेल्यूट करना। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद टू फाइंड आउट वेदर द ह्यूमन रिसोर्सेज हैव बीन प्रॉपरली यूज और नॉट, कि ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रॉपरली यूज हो भी रहा है कि नहीं उसके बारे में पता करना। टू एनालाइज ह्यूमन एसेट्स वेदर द एसेट दिस एसेट्स आर कंजर्व्ड, डेबिटेड और अप्रिशिएटेड, एनालाइज करना कि जो ह्यूमन एसेट्स है क्या इनका एसेट्स को कंजर्व करना है, डेप्लीट करना है या अप्रिशिएशन करना है, ये आपने पढ़ा होगा डेप्लीशन अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर। टू हेल्प इन बेटर कंट्रोल में हेल्प करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनका महत्व है। सबसे पहले टू हेल्प कंपनी की हेल्प करते हैं इन नोइंग इन्वेस्टमेंट को जानने में कंपनी की हेल्प करना, एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उनको जानने में हेल्प करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कंपनी जो ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय पे इन्वेस्टमेंट करती है उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें कंपनी की हेल्प करता है एचआरए अकाउंटिंग जो होता है ह्यूमन रिसोर्स वो। उसके बाद टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। टू प्रोवाइड एक बेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए अबाउट फिजिकल एसेट्स और ह्यूमन रिसोर्सेस। उसके बाद प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग पर्सनल पॉलिसीज, जो पॉलिसीज होती है उनको बनाने में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, प्रमोशन, रिट्रीचमेंट, इनके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज होती है किसी बिजनेस कंसर्न के अंदर उसको बनाने के संबंध में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशंस टू इन्वेस्टर्स एंड अदर इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है उनका हम इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, क्या महत्व है उनका, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। टू हेल्प मैनेजमेंट की हेल्प करता है इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन रिसोर्स को किस अच्छी तरीके से यूज करना है उसमें मैनेजमेंट की हेल्प करता है। टू हेल्प इन इंक्रीजिंग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, जो बिजनेस कंसर्न के अंदर, जो लेबर्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ के अंदर जो आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं सुलझाना उसमें हेल्प करना। उसके बाद टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉजेस, क्या कारण होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जिससे कि लेबर टर्नओवर जो हाई लेबर टर्नओवर होते हैं उनके क्या कारण होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है एंड सजेस्ट करता है फॉर टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, उनको कैसे रोका जा सके। टू हेल्प इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड बेटर कंट्रोलिंग में भी हेल्प करता है। लिमिटेशंस की अगर बात करें हम, क्या कमियां हैं ह्यूमन अकाउंटिंग की, तो बेसिकली एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट और वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। उसके बाद जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन रिसोर्सेस का, उसके जो पीरियड है वो अनसर्टेन है ड्यू टू फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी। कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जैसे फिजिकल एसेट का होता है, ऐसे उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। स्टिल एचआरए इज एट डेवलपिंग स्टेज, एचआरए डेवलपिंग स्टेज पे है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दिए हैं और इम्पोर्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड्स और मॉडल्स होते हैं
ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूशन करने के लिए, उनकी वैल्यू को निकालने के लिए, किसी बिजनेस कंसर्न में जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनकी जो वैल्यूशन करने के लिए कुछ मेथड्स और मॉडल्स होते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने उनके बारे में बताया, उनका ये हम थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या वो मेथड्स और मॉडल्स है। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है सर्विस सेक्टर के अंदर। दैट्स वाई फॉर क्वांटिफाइंग द नॉलेज को क्वांटिफाई करने के लिए उनकी जो स्किल्स है, वर्कफोर्स जो है एम्प्लॉयज़ के, उनको क्वांटिफाई करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स आए जो सजेस्ट किए गए बहुत सारे एक्सपर्ट ने। तो अभी हम बात करेंगे कौन कौन से मेथड्स वो मॉडल्स थे जिससे कि एक बिजनेस कंसर्न के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनका वैल्यूशन कैसे किया जा सके। तो सम ऑफ द मॉडल्स ऑफ द वैल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं कॉस्ट बेस्ड मॉडल और एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू बेस्ड मॉडल। ये दो तरह के मॉडल है मेनली बड़े बड़े। अब हम बात करते हैं पहले कॉस्ट बेस्ड मॉडल। कॉस्ट बेस्ड मॉडल की अगर मैं बात करूं तो दीज मॉडल्स बेसिकली फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये किस पे फोकस करते हैं? एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट पे। और एम्प्लॉय की कॉस्ट कहाँ से जनरेट होती है बिजनेस कंसर्न के लिए? जो भी वो खर्चे करते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ पे, एंटरप्राइज जो अपने एम्प्लॉयज़ पे जो खर्चे करती है, वो एम्प्लॉय पे जो खर्चे किए जाते हैं, वो खर्चे जो एक्सपेंस होते हैं वो बिजनेस कंसर्न के लिए क्या होती है? कॉस्ट होती है एम्प्लॉय की। तो सबसे पहला जो मॉडल्स मेथड्स है वो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये मेथड डेवलप किया गया था पायले ब्रूमेट ब्रूमहोल्टस एंड इसको अडॉप्ट किया गया 1969 के अंदर बाय आरजे बैरी कॉरपोरेशंस। एक लेजर फुटवेयर कंपनी है कोलंबस के अंदर, यूएसए जो है उसके अंदर, जो कोलंबस है उसमें एक फुटवेयर कंपनी थी, उसने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया 1969 में। इस मेथड की खूबी क्या है? इस मेथड में क्या बताया गया कि जो एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड होती है रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये पंचिंग लाइन है देखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। कोई भी बिजनेस कंसर्न जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉस्ट कहाँ पे इंकर करती है? उसके रिक्रूटमेंट पे, उसके सिलेक्शन पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसके डेवलपमेंट पे। तो इस मेथड के अंदर कौन सा मेथड? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट इंकर होती है रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा या फिर अमोर्टाइज किया जाएगा एक फ्यूचर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसे कि आप किसी भी एसेट्स का करते हैं डेप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशंस, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स का भी कैपिटलाइज या उसका अमोर्टाइजेशन किया जाता है एक बिजनेस कंसर्न द्वारा। अब ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है इसके कुछ मेरिट्स है, कुछ बेनिफिट है, वो कौन कौन से हैं? ये जो मेथड है ये बड़ा ही सिंपल है यूज़ करने में और आसानी से समझ में आता है। ये मेथड बेस है ओल्ड अकाउंटिंग टेक्निक्स पे। ये मेथड फॉलो करता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब कॉस्ट जो है वो रिलेटेड है रिवेन्यू के। ये मेथड एवेल्यूएट्स करता है ह्यूमन और फिजिकल एसेट्स को सेम मैनर यानी सेम तरीके से। ये मेथड हेल्पफुल होता है इन एवेल्यूशंस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ? किसके अंदर? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स क्या है इसके। इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है टू एस्टिमेट करने में कि एग्जैक्ट लाइफ जो ह्यूमन रिसोर्स की क्या है उसको एस्टिमेट करने में ये डिफ़िकल्ट है। कॉमन सी बात है, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं उनकी जो एग्जैक्ट लाइफ को एस्टिमेट करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इट कवर्स ओनली एक्विजिशंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉट पोटेंशियलिटी, यानी किसी भी ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है वो उसकी पोटेंशियलिटी को कवर नहीं करता, सिर्फ वो कवर कर रहा है यहाँ पर उसकी एक्विजिशन और डेवलपमेंट कॉस्ट को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ अमोर्टाइजेशन, क्या रेट होगा अमोर्टाइजेशन का वो डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करना। इट डजेंट कवर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन टेकिंग राइट डिसीजंस। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे मॉडल की, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मॉडल मेथड। ये जो मेथड है ये प्रोपाउंड किया था बाय रेंसिस लिकर्ट ने और एरिक जी ब्रूमहोल्टस। इस मेथड में बताया गया कि जो कॉस्ट है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट मतलब वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय इज एस्टिमेटेड, यानी जो एम्प्लॉय की वैल्यू है वो एस्टिमेट की जाएगी ऑन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट विद ए न्यू एम्प्लॉय, यानी एक पुराना एम्प्लॉय है एक नए एम्प्लॉय में आपस में उनका चेंज होता है, बदलाव होता है, यानी पुराने की जगह पे नया आता है, तो उसके लिए कंपनी को उनके रिप्लेसमेंट में क्या कॉस्ट लगती है उसकी बातें हो रही है। तो एक नए एम्प्लॉई के इक्वलेंट उसके बराबर नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो, यानी कोई भी पुराना पर्सन है उसके बराबर कोई नया एम्प्लॉई आता है बराबर नॉलेज का बराबर एक्सपीरियंस का, उसके बदलाव में जो कॉस्ट आएगी वो होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होगी? कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बेनिफिट की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहले बताया है कि इट सिग्निफाइज द करंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ये ह्यूमन रिसोर्स की करंट वैल्यू को सिग्निफाई करता है, बताता है। इट इज़ कंसिडर मोर रियलिस्टिक इन कंपैरिजन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच थी उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी रियलिस्टिक है, किस पे एक भरोसा किया जा सकता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट इंडिविजुअल स्किल ऑफ एवरी एम्प्लॉई, हर एक एम्प्लॉई की जो इंडिविजुअल स्किल है उसको कंसिडर करता है। उसके बाद इस मेथड्स के, इस मॉडल्स के कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो कौन कौन से हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट है टू कैलकुलेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को निकालने में ये डिफ़िकल्टी इसमें आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस एम्प्लॉई विद इक्विवेलेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, एक बराबर के नॉलेज के बराबर के एक्सपीरियंस के एम्प्लॉई के साथ किसी पुराने एम्प्लॉई को रिप्लेस करना ये भी डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ इररिलेवेंट, ये इररिलेवेंट भी है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी, ये जो मेथड है ये इसको एडवोकेट किया था, इसको प्रोपाउंड किया था, इसको डेवलप किया था हैकिमियन एंड जेम्स। ये मेथड जो है बेस्ड है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस मेथड के अंदर कॉस्ट इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ एम्प्लॉयज। इफ एम्प्लॉयज आर नॉट स्केर्स, अगर एम्प्लॉयज स्केर्स ही नहीं है तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं होगी उनकी। इट इम्प्लाइज एम्प्लॉयज हु आर स्केर्स, जो एम्प्लॉयज स्केर्स होते हैं वही ह्यूमन एसेट्स में शामिल होते हैं, ये मेथड बताता है। एक एग्जांपल देख लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मिसेस शीतल नाहर जो है वो वर्क्स करती है, काम करती है एक XYZ कंपनी लिमिटेड पे एज अकाउंट्स मैनेजर। उन मंथली सैलरी जो है उनकी 25,000 रुपये है और अदर कंपनी उनको ऑफर कर देती है 28,000 का। तो यहाँ पर सेम पोस्ट के लिए, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी मिसेस शीतल नाहर के लिए वो होगी 3,000 रुपये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड जो होता है उसकी एडवांटेज है ये इजी है अप्लाई करने में, सूटेबल है स्केर्स एम्प्लॉयज़ के लिए, इनकरेज करता है एम्प्लॉई को, हेल्पफुल है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करने में ह्यूमन रिसोर्स का, और हेल्पफुल है इन प्रिपरेशन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस में आने में हेल्प करता है जिससे कि प्लानिंग की जा सके ह्यूमन रिसोर्स की। कुछ डिसएडवांटेज भी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, ये डिस्करेज करता है अदर एम्प्लॉयज़ को, सब्जेक्टिव मेथड है, ये अडोप्ट नहीं कर सकता, हर एक बिजनेस कंसर्न द्वारा ये अडोप्ट नहीं हो सकता। इट मे लूज द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, मोरल जो है एम्प्लॉयज़ का मोरल जो है वो डाउन करते हैं ये। इट कंसिडर कॉम्पिटिटिव बिड प्राइस दैट मे मिसलीडिंग एंड इनएक्यूरेट, बिड प्राइस को ये जो कॉम्पिटिटिव बिड प्राइस होते हैं वो कंसिडर करता है जो कि मिसलीडिंग और इनएक्यूरेट होते हैं। उसके बाद होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये मेथड जो है ये सजेस्ट किया था डेविड वाटसन ने। उन्होंने क्या बताया है कि इस मेथड में कंपनी जो है यूज करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन एसेट ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो कंपनी यूज करती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? ये एक प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित एक फिक्स कॉस्ट होती है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं किसी भी कंसर्न के अंदर, एक टीम होती है पूरी एक्सपर्ट की, इनको काफ़ी वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होता है, वो अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे एक कॉस्ट को पहले से ही डिटरमाइन करते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। हर एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी के लिए कॉस्ट जो है फिक्स होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हर साल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयज़ का उनको डिटरमाइन की जाती है। क्या एडवांटेजेस होते हैं इनके? ईजी है, सिंपल है यूज़ करने में, डिटरमाइन होती है एक्सपर्ट द्वारा, हेल्पफुल होती है कंट्रोलिंग में क्योंकि जो वेरिएंस होते हैं
स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में वेरिएंस आएंगे तो उसको एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज होते हैं इसके, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी को बना देता है और ये मोरल को भी डाउन कर देता है एम्प्लॉयज़ के। उसके बाद है इकोनॉमिक वैल्यू बेस्ड मेथड्स, यानी इकोनॉमिक वैल्यू के बेस पे मेथड्स। ये जो मेथड्स होते हैं ये बेसिकली बेस्ड होते हैं, ये निर्धारित होते हैं किस पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। और ये डिटरमाइन किस पे डिपेंड करते हैं, डिटर्मिनेशन जो फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं एम्प्लॉयज़ का, उसको भी कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेथड आता है वो आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड। ये मेथड क्या बोलता है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय लैव स्कैवेडर्स एंड, तो ये मेथड जो है डेवलप किया था लैव स्कैवेडर्स ने, अपने एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया था 1971 के अंदर, जिसका टाइटल था इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनसेशन मॉडल। इस मेथड में प्रेजेंट वैल्यू जो है फ्यूचर अर्निंग की, किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की जो फ्यूचर अर्निंग की जो प्रेजेंट वैल्यू है किसी संस्था के अंदर, उसको डिटरमाइन किया जाता है, जिसको हम लैव स्कैवेडर मॉडल भी बोलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्लासीफाइड किया जाएगा एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, किस बेस पे, एज और स्किल के बेस पे एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बनाया जाएगा। उसके बाद एवरेज जो अर्निंग होगी उसको डिटरमाइन किया जाएगा फॉर द वेरियस रेंज ऑफ एज के बेसिस पे एक एवरेज अर्निंग निकाली जाएगी। टोटल अर्निंग जो है अप टू रिटायरमेंट एज फॉर ईच ग्रुप आर डिटरमाइन, हर ग्रुप की एक रिटायरमेंट एज तक जो टोटल अर्निंग है उसको डिटरमाइन, उसको निकाला जाएगा। और टोटल अर्निंग्स आर डिस्काउंटेड एट रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रिजल्ट वुड बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये फॉर्मूला है वी आर क्या होता है, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स आर ईयर ओल्ड, की कोई भी इंडिविजुअल इतने साल का है। आई टी डिवाइड करेंगे हम 1+R, आर यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ एम्प्लॉयज़, टी क्या है, रिटायरमेंट एज, आर है डिस्काउंट रेट। इसकी एडवांटेज की बात करें हम तो ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ये कंसिडर करता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग को, ये कंसिडर करता है डिस्काउंट रेट को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ जस्टिफाइबल। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की तो इसके कुछ डिसएडवांटेज है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर, ये फ्यूचर पे बेस है, जिसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होती। इग्नोर करता है पॉसिबिलिटी को, जैसे कि एम्प्लॉई कभी भी किसी भी संस्था को लीव कर सकता है, छोड़ सकता है डेथ से पहले, रिटायरमेंट से पहले। इट डजेंट कंसिडर द प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस जो है एम्प्लॉयज़ की उसको कंसिडर नहीं करता है। उसके बाद होता है हार्मन्स मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल जो है ये दिया था रोगर एच हार्मसन। इस मेथड के अंदर, इस मॉडल के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है बाय अप्लाइंग डिस्काउंट रेट को अप्लाई करते हुए फ्यूचर अर्निंग की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है आने वाले सालों के लिए, 5 साल भी हो सकता है मे बी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेड डिस्काउंट फ्यूचर वेज मॉडल। द की पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज एफिशिएंसी रेशियो। इस मॉडल का जो की पॉइंट है वो है एफिशिएंसी रेशियो। ये क्या होता है, इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगा उसका जो वेटेज एवरेज होगा किसी भी फर्म का टू द रिटर्न ऑफ ऑल फर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री। यानी उसके बाद है फाल्टमज मॉडल, फ्लैम हॉल्ट्स मॉडल बोलते हैं इसको रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल भी बोलते हैं। ये जो मॉडल है ये डेवलप हुआ था फ्लैम हॉल्ट्स इन 1971 के अंदर। ये एक इम्प्रूवमेंट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग के ऊपर, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल था उस पर एक इम्प्रूवमेंट, एक सुधार किया गया। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी, इसने किसको शामिल किया, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होती है कि एम्प्लॉई किसी भी संस्था को रिटायरमेंट या डेथ से पहले भी छोड़ सकता है और मूव कर सकता है फ्रॉम वन रोल टू अनदर। अंडर दिस मॉडल द अल्टीमेट मेजर्स ऑफ एन एम्प्लॉयज वैल्यू इज एक्सपेक्टेड रिलाइजेबल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, डिपेंड करती है उस कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन है कि वैल्यू और प्रोबेबिलिटी जो है वो रिमेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसी भी कि एम्प्लॉय जो है किसी भी संस्था में कंटिन्यू रहता है कि नहीं।
उसके बाद कुछ स्टेप्स जो है वो सजेस्ट किए इन्होंने इस मॉडल के। सबसे पहले बताया कि पीरियड इज डिटरमाइंड फॉर विच ए एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू सर्व। कोई भी एम्प्लॉई जो है वो किसी भी संस्था के अंदर कितने टाइम तक काम करेगा उस पीरियड को डिटरमाइन करना। एस्टिमेट करना सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर एक एम्प्लॉई रह भी सकता है संस्था के अंदर, उसको छोड़ भी सकता है। वैल्यू कैन बी डिटरमाइन आइदर बाई मल्टीप्लाइंग द प्राइस ऑफ सर्विसेज टू द रेंडर और एक्सपेक्टेड इनकम ड्राइव फ्रॉम दी सर्विस रेंडर्ड। कितनी सर्विस उसने रेंडर की है उससे जो एक्सपेक्टेड इनकम आएगी। टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस इज डिटरमाइन। कितनी सर्विस दी इसने संस्था के अंदर उसकी जो टोटल वैल्यू है उसको डिटरमाइन किया जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज इज डिस्काउंट विद द सर्टन रेट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाली जा सकती है डिस्काउंट रेट से। उसके बाद है एग्रीगेट एवरेज पेमेंट मॉडल। ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल जो है ये एडवोकेट किया था प्रोफेसर SK चक्रवर्ती, 1976 की बात है। इस मॉडल में वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज डिटरमाइन, यानी ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा इन एग्रीगेट नॉट एन इंडिविजुअल बेसिस, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे ना निकालते हुए एग्रीगेट निकाला जाएगा एंड क्लासिफाइड किया जाएगा मैन पावर को 2 पार्ट्स के अंदर। एवरेज सैलरी जो होगी ग्रुप की वो मल्टीप्लाई की जाएगी एवरेज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, कि कितना उसने काम किया किस संस्था के अंदर, उसका एक एवरेज पीरियड निकाला जाएगा। उसके बाद है अनपरचेस्ड गुडविल मॉडल। ये मॉडल जो है ये डिस्कस किया था हानसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी असेस्ड बाई टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सेस प्रॉफिट। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है वो कैसे असेस की जाएगी, किनको ध्यान में रखा जाएगा, यहाँ पर एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट का मतलब होता है अधिक प्रॉफिट, किस पे अधिक, नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो कॉमन सी बात है, जब नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है प्रॉफिट तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है उसको कैपिटलाइज किया जाता है एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। उसके बाद है गिल्स एंड रॉबिन्सन ह्यूमन एसेट मल्टीप्लायर मॉडल। ये लास्ट मॉडल है। इस मॉडल को डेवलप किया था गिल्स एंड रॉबिन्सन ने। इस मॉडल में ह्यूमन रिसोर्स को जो वैल्यू की जाएगी एट गोइंग कंसर्न लाइक अदर एसेट्स। रेमुनरेशन होगा किसी भी एम्प्लॉय के ग्रुप का जो है एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा एक फैक्टर से। फैक्टर कौन सा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस का किसी भी संस्था के अंदर। उसके बाद मोर से नेट बेनिफिट मॉडल एक मॉडल और है। ये मॉडल जो है प्रपाउंड किया था मोरसे ने 1973 के अंदर। इस मॉडल में बताया कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट्स। नेट बेनिफिट्स कहाँ से आएंगे, ये ड्राइव होते हैं सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़। किसी की संस्था के अंदर एम्प्लॉय ने कितनी सर्विस काम किया है, कितने टाइम तक काम किया है, उनका सर्विस पीरियड है। दिस मेथड सजेस्टेड द फॉलोइंग स्टेप्स। इस मेथड ने कुछ स्टेप्स सजेस्ट किए। कौन कौन से स्टेप्स थे वो देख लेते हैं, वो भी हम। सबसे पहले ग्रोस वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ इज डिटरमाइंड, कि जो सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रोस वैल्यू निकालना। वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज डिटरमाइंड,